नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान के साथ। दानिशवार सिंह हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ विमान परिचालक हैं एयर इंडिया में। और आपके नाम एक बड़ी उपलब्धि ये है कि आप उस रेस्क्यू में शामिल थे जो यूक्रेन से भारत सरकार ने किया है, वंदे भारत के नाम से। आप बरेली के रहने वाले हैं, बरेली के लिए फख्र की बात है। अगर हम बरेली से आपके जुड़ाव की बात करें तो आपके फादर अतीक वारसी यहाँ मशहूर शायर रहे हैं, और आपकी मदर जो नसीम अतीक हैं वो साउथ रामस्वरूप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी। आपका ये जुड़ाव बरेली के लिए गर्व की बात है वाकई, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल रहा। ये बहुत आसान नहीं था जिस तरह से हमें लगता है कि सिर्फ उड़ान भरी और बच्चों को वहाँ से ले आए, यही जानने के लिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना कठिन था। हम इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि ऑपरेशन कितने दिन चला और उसके बीच क्या क्या कठिनाइयाँ पेश आई हैं। दानिशवार साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। सबसे पहले तो आपके द लीडर चैनल का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी मुबारकबाद। जिस तरीके के तारुफ आपने मुझे दिया है, मतलब एक छोटा सा अदना सा एक सिपाही हूँ देश के लिए, जो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और ये मेरा तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। इससे पहले मैंने मिशन वंदे भारत और ऑपरेशन राहत, और तीसरा ऑपरेशन मिशन गंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व जी में हम लोगों ने ये इसका अंजाम दिया। हमने 18,000 से 19,000 जो वहाँ पे यूक्रेन में बच्चे जो फंसे हुए थे उनको लाने का बखूबी काम किया, और सेफली उनको उनके अपने घर पे उनके माँ बाप से, उनके परिजनों से जोड़ा, जिसको कहते हुए मुझे फ़ख्र भी हो रहा है और बड़ा रोमांच भी महसूस हो रहा है। क्योंकि ये जो ऑपरेशन आपको दिखा टीवी पे और खबरों में, वो ऐसा था नहीं। क्योंकि जिस दिन हम उतना आसान नहीं था क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ से गए, क्योंकि हम एक वॉर जोन में घुस रहे थे जहाँ पर युद्ध चल रहा है, जहाँ पर बॉम्बार्डिंग हो रही है, जहाँ पे आसमान से, ज़मीन से, समुद्र से मिसाइल्स आ रही हैं, बॉम्ब्स आ रहे हैं। उन पर्टिकुलर कठिनाइयों से निकलते हुए हमारा जहाज़ जब वहाँ लैंड किया, और जब हमने अपने पहली यात्री को, पहले बच्चे को लिया, तो उस बच्चे ने मेरे पैर छू के कहा कि आप तो आसमान में देवदूत बन के हमें बचाने आ गए। तो जब वो चीज़ मुझे ऐसी लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। और वो फील और वो प्राउड ऐसा लगा कि जब हम उन बच्चों को हमने लिया, वो 36 घंटों से 46 आवर्स 50 आवर्स से सोए नहीं थे। कोई 50 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर्स में, क्योंकि उन्हें पता है कि रोमानिया में एक जहाज़ लैंड कर रहा है जो उन यात्रियों को अपने रोमानिया से हिंदुस्तान लेके चला जाएगा। तो वो इस उम्मीद के साथ वो 50 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे थे। और जब उनके मैंने पैर की, जब उनके जूते खुले, तो उनके जूतों की जो उनके पाए होते हैं, जो पाँव होते हैं, वो गले हुए, इतने सौगी हो चुके थे, वो भूखे थे, लाचार थे, उनके कपड़े गंदे थे। लेकिन जब उनको लिया, उनको जब पहला निवाला जब उन्होंने फ्लाइट के अंदर खाया, तो वो रो रहे थे कि साहब हमने तो 3 दिन से खाना ही नहीं खाया है। तो वो संतुष्टि, वो आश्वासन मिलता है। और मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जिस कंडीशंस में हम लोग यहाँ से फ्लाई करके गए हैं, वो कंडीशन हमारे लिए एक आम कंडीशन नहीं थी। हमें हर कंट्री का लॉ ऑफ लैंड देखना था। हम जब वहाँ लैंड करे थे तो हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय था, 20 से 25 मिनट का समय था। उस समय में हमें अपने 250 यात्रियों को पहले जहाज़ के अंदर भर के टेक ऑफ करा लेना था। एयरपोर्ट्स में आपको 20 मिनट का वक्त जी बिल्कुल, आप बच्चों को अपने विमान में बिठा लीजिए और वहाँ से निकल आइए। बिल्कुल। तो हम पहले से ही, हम दिल्ली से जब उड़ान भरी थी तो हमें पहले से हमें ब्रीफिंग मिल गई थी कि आपको अपने अपने पॉइंट्स पे, अपने अपने स्पॉट्स पे खड़ा रहना है और अपने यात्रियों को सही तरीके से लेना है, उनको कंफर्टेबल करना है, और उनके सामान को, उनकी चीज़ों को एकोमोडेट करके कप्तान को निर्देश देना है और दरवाज़ा बंद करके उड़ जाना है। ये हमारा काम था। और ये काम आसान नहीं था वसीम साहब, क्योंकि आप जब वो काम कर रहे हैं और सामने आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ जली पड़ी है, कोई बम्बार्डियर जला पड़ा है, कोई सुखोई जला पड़ा है, कहीं से धुएँ आ रहे हैं, कहीं से मिसाइल के हमलों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो आपके हाथ पैर काँपने लगते हैं। क्योंकि आप तो यहाँ पर जब टीवी में देख रहे हैं तो वो रोमांचकारी होता है, हम तो उस चीज़ को भोगा है। हाँ, युद्धग्रस्त क्षेत्र है बिल्कुल। और जब हमने उनको लिया और जब हमने टेक ऑफ किया, और जब हम टेक ऑफ करके आसमान में जब हमने क्रूजिंग पे चले गए, तो हमें वो लगा कि हम ऐसे दुश्मन कंट्री से निकल रहे हैं कि नीचे से पता नहीं क्या हमें हमारे जहाज़ को मार दे। तो वो भी हमें देखना था। तो हमने वो चीज़ें करी और हमने भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वो काम किया और हमने वो काम में अंजाम दिया। और सरकार ने भी, हमारे मिनिस्टर्स ने भी, मैं उनका आश्वासन और उनका एक अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जब हम पहला विमान लेके दिल्ली की धरती पे उतरे हैं, तो जब हमने दरवाज़ा खोला है तो सारी मीडिया हमारी इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी, सारे मिनिस्टर्स हमारे इस्तकबाल करने खड़े हुए थे, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जो मिनिस्टर हैं मिस्टर ज्योति साहब, वो भी हमारे क्लैपिंग करने के लिए खड़े थे। उन्होंने बच्चों को गुदगुदाया, उन्होंने बच्चों को अच्छे से आश्वासन दिया। और ना कि ये हमने सिर्फ दिल्ली में लाके बच्चों को छोड़ा नहीं है,
भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों में जो बच्चे रहते हैं उनको उनके माँ बाप से जोड़ने का काम भी भारत सरकार ने और एयर इंडिया ने करा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जी, सिर्फ इतना ही ऑपरेशन था कि आप जहाज़ वहाँ लेके गए और बच्चों को निकाल लाए, या इसके लिए बहुत लंबी तैयारी हुई थी? क्योंकि जिस जगह आप जा रहे थे वहाँ कहीं से मिसाइल आ सकती थी, कहीं से आपके जहाज़ को निशाना बनाया जा सकता था। तो जो आपका जहाज़ था उसको कवर करने के लिए किस तरह की तैयारी थी? बिल्कुल, जब हम यहाँ से निकले तो हमारी ब्रीफिंग दी गई थी हमें कि भाई इस तरीके से रहना है, हमें कोई ऐसी बात इंटरफोन पे नहीं करनी है जो CVR में रिकॉर्डेड हो जाए, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, उसमें कोई रिकॉर्डेड ना हो जाए। हमें 2 रेस्क्यू हमारे एयरक्राफ्ट थे, हमें रिकॉर्डन कर रहे थे। हमें F-16 दोनों तरफ से हमारे भारतीय सेना के जो विमान है वो हमें रेस्क्यू कर रहा था कि आप घबराइए मत। अच्छा, कवर कर। हाँ, उनका उद्देश्य था कि आप घबराइए मत, आप चलिए इनको लेके, इनको सही तरीके से सुरक्षित उतारिए, और अगर आपके आगे पीछे कुछ जहाज आता तो हम खड़े हैं। तो ये भी बहुत बड़ा योगदान है भारत सरकार की तरफ से। कोई बच्चों को या आपको निशाना नहीं बना दे, इसके लिए सरकार की तरफ से बिल्कुल इंतजाम किए गए थे कि हमें कॉर्डन किया गया था, हमारे जहाज को आगे पीछे बस हम चल रहे थे, हमारे पीछे सेना के जहाज चल रहे थे। तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और बाखूबी हम लेकर आए उनको। हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है, भारत के लिए प्राउड का मोमेंट है। उनके माँ बाप से जोड़ा वो मंजर जब हम लोग देखा तो हमारे आंखों में आंसू थे, जब उनके माँ बाप उन्हें हक कर रहे थे, उन्हें चूम रहे थे कि अब बच्चों को हमारे यहाँ ले आए। तो एक संतुष्टि मिलती है काम की, और अच्छा भी लगता है। लेकिन फ्लाइट बहुत घूम के आ रही थी। जी, बिल्कुल फ्लाइट घूम कर आ रही थी, क्योंकि हमारे पास डाइवर्जन रूट्स बड़े कम थे। 3 डाइवर्जन्स के हमारे पास फ्यूल थे, और जब हम रोमानिया उतर रहे थे तो उसके आसपास के एयर स्पेस सारे दुश्मन एरिया है। वो इराक है आसपास, उसके इराक के पास जॉर्डन है, जॉर्डन के आसपास बुदापेस्ट है। तो इन फ्लाइटों इन देशों से भी हमें खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके लिए फेवर कर रहे हैं तो कहीं हमारे पास कोई मिसाइल ना आ जाए। तो उनको भी मैनिपुलेट कराया हमारे भारत सरकार की तरफ से कि देखिए, जब तक हमारे एक यात्री वहाँ पे जो फंसा है वहाँ से कोई अगर वापस लेके नहीं आते हैं, जब तक आप इसको युद्ध को सीज कर दीजिए। तो जब हम वहाँ लैंड करें तो युद्ध सीज था वहाँ पे वसीम साहब। जब हमने सारे यात्री बच्चों को लेकर गए, हमारे पीछे से एक बॉम्बार्डियर भी आ गया था, हमारा एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स का बॉम्बार्डियर, इसमें 800 सीटिंग की कैपेसिटी होती है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन का ही जहाज होता है। तो वो भी हमारे पीछे आ गए। तो 350 लोग हम लेकर जा रहे हैं, 800 लोग एक बार में चक्कर लगा के 1000-1200 लोगों को एक ही चक्कर में हम लेकर आ रहे हैं। तो अब उपलब्धि है ये। और अब PM साहब की तरफ से निर्देश भी था कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जब तक हमारे देश के हमारे भारतवासी हमारे देश पे ना जाए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बच्चे घबरा तो नहीं रहे थे कि जब वहाँ से उड़े हैं तो उन्हें लग रहा हो कि चूँकि अभी जो हम अपने देश में नहीं पहुँचे हैं? भाई आपको मैंने बताया भी था कि जब बच्चे वहाँ पर पूरा ऑन बोर्ड बच्चे आ गए, 300 यात्री जब बैठ गए, वो हमारे लिए क्लैपिंग करने लगे, वो सल्यूट करने लगे, वो वंदे भारत के नारे आने लगे, वो मतलब जय जवान जय किसान के नारे आने, ऐसे नारे आ रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं हम ऐसा क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमारी तो रोज़ की दिनचर्या है ये। लेकिन किसी की जान बचाना क्या होती है वो वही समझ सकता है इसकी जान बची हो। ये कितने मिनट का सफ़र था आपका यहाँ से वहाँ तक? देखिए, रोमानिया से दिल्ली तक का सफ़र 8.5 घंटे का रहा, और दिल्ली से रोमानिया तक का सफ़र 5.5-6 घंटे का रहा, क्योंकि उस तरफ से टेल विंड थी और इस तरफ से हेड विंड थी। तो हम जल्दी से वहाँ से इधर से हम जल्दी चले गए, वापसी आए तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। सामान्य दिन में भी इतना ही वक्त लगता है या उससे कम लगता है? डिपेंड करता है विंड्स की कैपेसिटी कैसी है, ऊपर आसमान में वेदर कैसा है। रास्ता भी, रूट भी तो चेंज? हाँ, रूट भी चेंज था। इराक से हम लोग डाइवर्ट लेके फिर पाकिस्तान भी हमारे रास्ते में था, हमारे रास्ते में इराक भी था, कंधार भी था, अफगानिस्तान भी था, उज़्बेकिस्तान भी था। तो ये सारे रशिया के आसपास के एरिया की जो है वो तो घिरे हुए दुश्मन देश थे। तो उनको भी मैनिपुलेट करके हमें थोड़ा टाइम 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया लैंड होने में, लेकिन सेफली हम पहुंच गए अपने रास्ते तक। एक तो ये ऑपरेशन रहा जो आपने यूक्रेन में किया, इससे पहले जो आपके लिए ज़्यादा यादगार रहा हो ऑपरेशन? ज़्यादा यादगार मेरे लिए ऑपरेशन राहत रहा, जिसमें 250, मेरा पहला ऑपरेशन था वो, जिसमें मैं 250 नर्सेस को वहाँ से निकाल के लाया इराक जिबूती से, जिसमें हमारे रिटायर कर्नल VK सिन्हा साहब भी हमारे साथ रहे। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब तो वो रिटायर हो गए। ही डिड अ वेरी ट्रेमेंडस जॉब। हमारे साथ वो लगे रहे। एक ऐसा मैंने कर्नल देखा है, मार्शल देखा है, जो हमारे साथ डे 1 तक हमारे साथ लगा रहा। और सना से हमें ऑपरेशंस के निर्देश मिलते थे, हम जिबूती जाते थे, जो 2 घंटे का सफ़र है बाय एयर। तो हम जिबूती से सना सेफ साइड में लेकर आते थे अपने नर्सेस को, फिर जिबूती से हम हिंदुस्तान आया करते थे। तो ये हमारा रूट हुआ करते थे। वो हमारे लिए मंजर आम बहुत बहुत अलग मंजर रहा। फिर मिशन वंदे भारत भी आया बीच में, इतनी बड़ी आपदा आई कोविड की, तो उसमें हम लोगों ने मैंने कम से कम 3 से 4.5 हज़ार लोगों को निकालने की, ऑल ओवर वर्ल्ड से, यूरोप हुआ या अफगानिस्तान हुआ या सिंगापुर हुआ या एनीवेयर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, हमने निकाला उनको।
उसके बाद अब हमारे लिए तीसरा 80,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हम लेकर आए वाशिंगटन से, उसमें भी हमारा योगदान रहा। हम सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट 787-900 लेकर गए यहाँ से, उनको भी लेकर, वो ऑक्सीजन भी लेकर आए। उसके बाद ये मेरा ऑपरेशन रहा। तो सारे, मैं ये नहीं कह सकता कि ये आग बेहतर है कि ये आग बेहतर है, दोनों आग मेरे लिए बेहतर है। बहुत कम उम्र में आपने इतने बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, ये आपके साथ साथ बरेली के लिए भी ये फख्र की बात है, क्योंकि हम भी इसको, अगर इस बैल्ट की बात करें तो लंबे समय से कवर कर रहे हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका है कि मैं इस तरह का इंटरव्यू कर रहा हूँ। शुक्रिया इसका, मैं तो अपने आप को ब्लेस समझता हूँ। और वही मुनव्वर राणा साहब का शेर भी याद आता है कि खुद से चलकर नहीं है तर्ज सुखन पाया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो मैं हमेशा ये शेर कोट करता हूँ, और आप लोगों की दुआएं हैं, और मैं तो अपने भारत के लिए, अपने लोगों के लिए तन मन धन से अवेलेबल 24/7 रहूँगा, रहा हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, इसके लिए एक अलग से टीम होती होगी जी। तो वो टीम जिसका आप भी हिस्सा हैं, तो अलग कोई ट्रेनिंग भी उसकी होती है? अगर हम और फ्लाइट्स की बात करें या और तमाम तरह की चीज़ों की बात करें तो उससे ये एक अलग हटकर काम है, तो कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, हम तो वेल ट्रेंड हैं। जब हमने एयर इंडिया ज्वाइन किया था तो हम इन चीज़ों, ये चीज़ें भी हमारे ट्रेनिंग की हिस्सा रही हैं कि आपको नॉर्मल फ्लाइट्स कभी ज़िंदगी में मिल रही तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा आपदा भी आ सकती है देश के लिए, उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम आधे फायर फाइटर होते हैं, आधे पायलट होते हैं, आधे डॉक्टर होते हैं। हम किसी भी आपदा में अपने दिमाग को संतुलित रखकर अपने काम को करते हैं। इससे हमारी फैमिली में भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कभी हम कहीं होते हैं, कभी किसी कंट्री में होते हैं, कभी किसी टाइम जोन में होते हैं, कभी किसी टाइम जोन में होते हैं। उस टाइम जोन में अपने दिमाग को स्थिर रखना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अब टाइम तो रहता है, किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में आप जाते हैं, हमारी अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, ब्रीफिंग अलग होती है, हमारे फ़ोन्स को सर्विलांस पे डाल दिया जाता है कि हम कहीं हम तो नहीं दिख गए हैं। ये भी एक पार्ट होता है कि हम कहीं किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हम कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े इजी टारगेट होते हैं लोगों के लिए। हर एयरपोर्ट हम जाने हुए होते हैं, हर कंट्री हम जाने हुए होते हैं, हर लोगों से हमारे पीआर अच्छे होते हैं, तो हम इजी टारगेट हो जाते हैं लोगों के लिए। तो हमारे फ़ोन सर्विलांस पे होते हैं, हम फैमिली की छुट्टी के लिए भी जा रहे होते हैं तो हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, हम अपना बेस नहीं छोड़ सकते। हम अपना, अब जैसे मैं दिल्ली बेस से हूँ, तो अगर मैं अपने घर जा रहा है तो मुझे बेस को बताना पड़ेगा कि मैं घर जा रहा हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए। तो बहुत इफ्स एंड बट्स भी होते हैं, लेकिन मज़ा भी है और एक चैलेंजिंग जॉब है। और मैं शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का, आप जैसे लोगों का, जो हम लोगों को रिकवर भी कर रहे हैं और हमें हमारी जॉब को रिकग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक्स टू यू। नहीं, बहुत बड़ा काम है। देखिए, इतने लोगों की जान बचाकर और ऐसे देश से निकाल कर लाना कि जहाँ कुछ भी संभव। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो कहीं से भी कोई गोली आ सकती थी, कोई कहीं से निशाना बना भाई ऐसा ही होता है। हमें ऐसी ही ब्रीफिंग दी जाती है कि हो सकता है ये आपका लास्ट टेक ऑफ हो सकता है ये आपका लास्ट लैंडिंग हो। तो हम जब टेक ऑफ पॉइंट पे होते हैं तो हम लास्ट कॉल करते हैं अपने घर वालों को कि देखिए हम अब टेक ऑफ कर रहे हैं, पता नहीं हम लैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये हमारा जॉब का हिस्सा है। हमें नहीं पता हम किस टर्बुलेंस में घुस जाएं, हमें नहीं पता हम किस वेदर में चले जाएं। और 3-3 घंटे वेदर रहता है, 4-4 घंटे वेदर रहता है, जहाज वॉज शेकिंग लाइक एनीथिंग। ऐसा होता है। हमारी 2-3 घंटे की फ्लाइट तो होती नहीं है, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। एक पर्टिकुलर टेक ऑफ करा तो 16 घंटे के बाद हम आसमान से उतर रहे हैं। तो हमारा घर भी आसमान में है और हमारा सफ़र भी आसमान में है, हमारी एवरीथिंग आसमान में ही है सब कुछ। तो टफ टास्क है, ये इजी जॉब नहीं है। तो ये पेशा अपने लिए आपने पहले से प्लान किया था, या जैसे क्योंकि एक बहुत ये रोमांचकारी वो है, जिस तरह से हम देखें कि जैसे एक सामान्य उड़ान तो देखिए अलग चीज़ है कि एक कोई पायलट बना, उसने जहाज संभाल लिया, लेकिन जिस तरह का आप बता रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, जो रोमांच होता है उसमें, जिस तरह का अलग से वर्क करना पड़ता है, वो बिल्कुल एक तरह से एक रोमांच भी है और खतरनाक भी है। तो ये कुछ आपने अपने पहले से कर रखा था कि कुछ इसी तरह का करना? जीवन में तो देखिए बहुत से, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत से आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है वसीम साहब। उस जर्नी पे अगर आप निकल गए ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो रास्ते बनते चले जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ना आपको ये सोचना चाहिए कि अब मैं ये नहीं बन पाया तो मैं ये क्यों बन गया या ये क्यों बन गया। तो जो चीज़ मेरे रास्ते में आती चली गई वो चीज़ मैं लेता चला गया। मैंने कंप्लेंट नहीं करी ऊपर वाले से। नहीं, एक इस वजह से भी ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपके बड़े भाई जुबैर वारसी की बात करें तो भी जेट एयरवेज से 17-18 साल जुड़े हुए हैं और अब यहाँ बरेली वापस लौटने के बाद वो नारायण कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो दोनों भाई एक ही, हाँ, फैसिनेशन और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो मुझे अपने बड़े भाई से ही रही। क्योंकि मैं हमेशा अपने कोर्ट में कहता हूँ कि ऊपर पैदा करने वाला अल्लाह है और दुनिया में रास्ता दिखाने वाला मुझे जुबैर वारसी साहब है। तो मुझे तो पता नहीं था एविएशन का ये क्या होता है। तो मुझे तो ए फॉर एप्पल पता था, बी फॉर बॉल पता था। उन्होंने मुझे बताया कि ए फॉर एविएशन होता है, बी फॉर BMA होता है,
सी फॉर मतलब इस तरीके से चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे एविएशन की हिस्ट्री और अल्फ़ाबेट सिखाया। तो मैं उनको थैंक्स भी बोलता हूँ, अपनी फैमिली को भी थैंक्स बोलता हूँ। और रोमांचकारी चीज़ें मेरी चीज़ों में आती चली गई। जब मैं एक हिस्से में आता चला गया तो मुझे वो ट्रेनिंग्स के हिस्से बनते चले गए, मेरे प्रमोशन होते चले गए, उस बेस पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती चली गई और आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए, हमारी भी दुआ है कि आप इसी तरह के कठिन ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम देते रहें। और द लीडर आपको भी और भारत सरकार को भी मुबारकबाद पेश करता है कि जिस तरह से यूक्रेन से ने ज़्यादा तादाद में बच्चों को सकुशल निकाला गया, वो अपने आप में बड़ा काम था और इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अभी आपने दानिश पारसी को सुना, उन्होंने बता दिया कि किस तरह से, जैसे हम समझते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बस वहाँ से यहाँ से उड़ान भरी और वहाँ से वापस बच्चों को ले आया, इतना नहीं था। इसमें बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई हैं बीच बीच में, जो सुनने वालों को ये लगा होगा कि हाँ, ये बहुत मेहनत का काम था, बहुत जज्बे का काम था और बहुत ही कठिन भी था। भारती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।